विलियम वर्ड्सवर्थ का कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला एग्जाम पॉइंट्स में लिखा है कि रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये ओरिजिनली रूप से क्या कही जाती है। तो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ओरिजिनली रूप से लीच गेदरर कहा जाता है इसको, लीच गेदरर। अगला है लाइन है जिसमें तुम्हें बताना है ये किस पोएम की है। लाइन है, दिस ओल्ड मैन आई मेट ए फ्यू 100 यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति हमें मिला कुछ 100 यार्ड पहले मेरी कुटी से, और कुटी कहाँ है? टोएन ग्रेसमेयर में, टोएन एंड ग्रेसमेयर में है। एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। और उसी के द्वारा जो सुना गया वही बता रहा हूं। तो ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और पोयम जो है लिखी गई है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है। अगला है, कौन सी पोयम लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद में लिखी गई? तो लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु पर लिखी गई पोयम है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वेरियर। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वेरियर ये पोयम लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद में लिखी गई या उस पर लिखी गई। वर्ड्सवर्थ के भाई की मौत किस घटना में हुई? तो शिप रेक में हुई थी, मतलब जहाज क्रॉस में हुई थी, शिप रेक, जहाज बुड़ने के चक्कर में। द वर्ल्ड इज टू मच ये पोयम कब प्रकाशित हुई? तो द वर्ल्ड इज टू मच ये 1806 में प्रकाशित हुई। द पोयम म्यूटेबिलिटी कब प्रकाशित हुई? तो द पोयम म्यूटेबिलिटी जो है 1821 में प्रकाशित हुई। 1821 में दी पोयम म्यूटेबिलिटी। अच्छा, ये लाइन कहाँ आती हैं, किस पोयम में आती हैं? कौन सी लाइन? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज की ईस्टर्न डॉटर, ये आती है पोयम, लाइन आती है ओड टू ड्यूटी में आती है, ओड टू ड्यूटी। अच्छा, लॉयड मियाँ एक नैरेटिव पोयम है। लॉयड मियाँ जो है एक नैरेटिव पोयम है। अगला क्वेश्चन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट ईवर ग्रीव बिसाइड्स ए ह्यूमन डोर, ये लाइनें कहाँ दिखाई देती हैं? द स्वीटेस्ट थिंग दैट ईवर ग्रीव बिसाइड्स ए ह्यूमन डोर, सबसे प्यारी चीज ये है कि वो बढ़ रही थी ह्यूमन दरवाजे के मध्य में। तो ये टू लूसी ग्रे में दिखाई देती है। ये लाइन जो है टू लूसी के लिए कही गई है कि वह प्रकृति के मध्य में बढ़ रही है। अगला है, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, यदि अकेलापन होगा, यदि भय होगा, यदि दर्द होगा और दुख होगा तो वो तुम्हारे पोर्शन होंगे, मेरे नहीं। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये तुम्हारा शब्द जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ यानी अपनी बहन को इंडिकेट कर रहे हैं। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन। अगला क्वेश्चन है, मिचेल इज ए पेस्टोरल पोयम, मिचेल एक पेस्टोरल पोयम है जिसमें ये बताया गया है पैथेटिक लाइफ के बारे में, सेफर्ड मिचेल के बारे में। मिचेल एक पेस्टोरल पोयम है जिसमें मिचेल की दैनिक जीवन के बारे में बताया गया है। मिचेल के पुत्र का क्या नाम होता है? तो मिचेल MICHAEL, मिचेल के पुत्र का नाम है ल्यूक, LUKE, ल्यूक। अच्छा, नेचर नेवर डिड बिट्रे ये लाइन कहाँ की है? तो नेचर नेवर डिड बिट्रे ये लाइन टिंटर्न आबे की है, टिंटर्न आबे की। अगला है, वर्ड्सवर्थ बर्न्स और चैटरटन ये दो नाम हैं, बर्न्स और चैटरटन के बारे में किसमें वार्तालाप करते हैं? तो वर्ड्सवर्थ बर्न्स और चैटरटन के बारे में रिसोल्यूशन और इंडिपेंडेंस पोयम में कहते हैं, बर्न्स और चैटरटन के बारे में। अगली एक लाइन दी गई है,
कि नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, बिना आशा के हम ना तो संघर्ष कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, और ना ही हम रोते हैं। तो नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ये लाइन जो है पील कैसल में दिखाई गई हैं। कहाँ दिखाई गई हैं? पील कैसल में। पीले कैसल, PEELE, पीले कैसल, CASTLE, पीले कैसल। अच्छा, पोयम जो है इलेजिक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई। मतलब जो पोयम इलेजिक स्टेंजा जो है ये सजेस्ट किसके द्वारा किए गए थे? मतलब जो पीले कैसल में पिक्चर के द्वारा जो इलेजिक स्टेंजा हैं ये किसके द्वारा सजेस्ट किए गए थे कि ऐसे स्टेंजा रखो? पील कैसल में जो स्टॉर्म का वर्णन किया जाता है तो उसमें ऐसे स्टेंजा रखने चाहिए पीले कैसल पोयम में। तो ये किसने पेंटेड किए हैं? तो ये सर जॉर्ज ब्यूमोंट के द्वारा पेंटेड किए गए हैं। द पोयम इलेजिक स्टेंजाज वाज सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाई सर जॉर्ज ब्यूमोंट। सर जॉर्ज ब्यूमोंट। अगला क्वेश्चन है मिल्टन थाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। मिल्टन थाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, इस समय पे तुम जिंदा होते तो क्या करते? तो ये टू मिल्टन लंदन 82 की लाइन है। मिल्टन थाउ शुडिस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। अगला है कोटेशन बताना है ये लाइन किसकी है। थाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड डवेल्थ अपार्ट। तुम्हारी आत्मा स्टार के समान है एंड डवेल्थ अपार्ट, ये किसकी आत्मा के बारे में बात करता है वर्ड्सवर्थ? तो ये जो है मिल्टन की आत्मा के बारे में बात कर रहा है। थाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड डवेल्थ अपार्ट। अच्छा, रूथ पोयम का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? तो रूथ पोयम का दूसरा जो अल्टरनेटिव टाइटल है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। अगला है कोटेशन द लैंग्वेज ऑफ पोट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। ये ओपिनियन किसका है? पोट्री की भाषा का सिलेक्शन जो है रियल लैंग्वेज आदमी की भाषा होना चाहिए जिस परिस्थितियों में वो रहता है। मतलब द लैंग्वेज ऑफ पोट्री, काव्य की भाषा का सिलेक्शन मानव की वास्तविक भाषा को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मानव विविध परिस्थितियों में रहता है। द लैंग्वेज ऑफ पोट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। तो ये ओपिनियन है वर्ड्सवर्थ का। अगला है इट मे बी सेफली अफर्मेड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एजेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये कमेंट जो है वर्ड्सवर्थ का है। कौन सा? इट मे बी सेफली अफर्मेड, ये एक सुरक्षित अफर्मेड हो सकता है जो देयर नाइदर ना तो हुआ है और नॉर कैन बी ना हो सकता है एनी एजेंशियल डिफरेंस, और ना कोई महत्वपूर्ण डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन। मतलब कोई महत्वपूर्ण डिफरेंस नहीं होता है प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कंपोजिशन में। ये केवल एक सेफली अफर्मेड हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। एजेंशियल डिफरेंस, कोई मूलभूत डिफरेंस नहीं है प्रोज की भाषा में और मेट्रिकल कंपोजिशन की भाषा में। तो ये वर्ड्सवर्थ का विचार है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट्स में, कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलरिज पहले क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति हैं वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को। मतलब पोएटिक डिक्शन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की जो थ्योरी है वर्ड्सवर्थ की उसको क्रिटिसाइज करने वाले पहले व्यक्ति हैं और कॉलरिज हैं। और कॉलरिज ने पोएटिक डिक्शन की थ्योरी जो है वर्ड्सवर्थ की किसमें उसको क्रिटिसाइज किसमें किया है कॉलरिज ने? तो बायोग्राफिया लिटेरेरिया, बायोग्राफिया BIOGRAPHIA, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसने
किया है, क्रिटिसाइज। अगला है वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरेथी। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरेथी के साथ में सेटल हुए और कॉलरिज भी अल्फॉक्सडेन के साथ में सेटल हुए, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम 50 साल यहीं गुजारे उन्होंने। कहाँ? डव कॉटेज में, ग्रेसमेयर डव कॉटेज में। मतलब अंतिम 50 साल जीवन के डव कॉटेज ग्रेसमेयर में गुजारे, लेकिन अंत में कहाँ चले गए? अंत में वो राइडल माउंट पे चले गए। मतलब अपनी बहन के साथ में, अपनी डोरोथी और कॉलरिज के साथ में अल्फॉक्सडेन में गुजारे। अपने जीवन के अंतिम 50 साल पहले वाले रहे और बाद में वो चले गए अंतिम डव कॉटेज में जो ग्रेसमेयर में है, और अंत में, सबसे अंत में राइडल माउंट पे गए। मतलब पहले ये अल्फॉक्सडेन में रहे, फिर ये लास्ट 50 ईयर अपने जीवन के डव कॉटेज में गुजारे जो ग्रेसमेयर में है। डव कॉटेज में 50 साल गुजारे अपने जीवन के, और अंत में वो राइडल माउंट चले गए। अच्छा, सबटाइटल प्रील्यूड का क्या है? तो प्रील्यूड पोएम का सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? तो 14 बुक्स हैं। कंप्लीट टाइटल पोएम का क्या है? इमॉर्टैलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल क्या है? तो कंप्लीट टाइटल है इमॉर्टैलिटी ओड का ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 6। मतलब ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओड के बाद में चिन्ह है, तो ये पूरा कंप्लीट टाइटल है। अगला है किस पोयम में वर्ड्सवर्थ बच्चे को बुलाते हैं बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड? तो इसी पोयम में जो लिखा है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसी पोयम में बुलाते हैं ये बच्चे को बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सीयर ब्लेस्ड। कंप्लीट टाइटल टिंटरनवे का क्या है? तो कंप्लीट टाइटल है टिंटरनवे का कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबव टिंटरनवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। और वर्ड्सवर्थ ने यहाँ दोबारा रिविजिट किया था 1798 में, जब ये उन्होंने विजिट किया था टिंटरनवे फर्स्ट 1793 में। मतलब दोबारा से रिविजिट किया था। 1793 में पहली बार टिंटरनवे आए थे। अगला है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। ये लाइनें किस पोएम की, किसकी हैं? मैं अकेला भ्रमण कर रहा हूँ बादल की तरह। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at a glance? 10,000 मैंने एक बार में देखा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं 10,000 देखने की? तो डैफोडिल्स की। अगला है प्रोटियस। प्रोटियस इज ए ग्रीक सी गॉड। प्रोटियस एक ग्रीक समुद्री देवता है जो रूप चेंज कर लेता है, विभिन्न प्रकार के रूप धर सकता है। दूसरा ग्रीक देवता गॉड है, गॉड ट्रीटन है, जो उठाता है विद हिज कॉन्च, मतलब उसके शंख की आवाज पर लहरों का उठना और गिरना होता है। उसके आदेश पर शांत और उबाल मारती हैं। किसके? गॉड ट्रीटॉन की आवाज पे। और प्रोटियस ये रूप धर लेता है डिफरेंट शेप्स में। तो ये दोनों देवता कहाँ दिखाई देते हैं? तो प्रोटियस और ट्रीटॉन जो है ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में दिखाई देते हैं। अगला है द सी दैट बेयर्स हर बोजेम टू द मून। वह समुद्र जो छूना चाहता है हर बोजेम माने सीना छूना चाहता है, अपना सीना छुआना चाहता है। किसमें? मून में। तो ये लाइनें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की हैं। द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। अगला है दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। ये लाइनें किसमें दिखाई देती हैं? दैट शेक्सपियर, वह शेक्सपियर बोलता है द फेथ एंड मोरल होल्ड, और उसका फेथ और मोरल होल्ड होता है जिसमें मिल्टन हेल्ड, जिसको मिल्टन ने लिखा था। तो ये लाइन है इट इज नॉट टू बी थाउ ऑफ दैट फ्लड। इट इज नॉट टू बी थाउ ऑफ दैट फ्लड, ये सोनेट है, उसमें ये लाइन दिखाई देती है। दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का,
कॉटेज ऑफ मिचेल जो कविता है, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ मिचेल, मतलब मिचेल की कुटिया का क्या नाम है? तो मिचेल की कुटिया का नाम है द इवनिंग स्टार। मिचेल की कुटिया का नाम है इवनिंग स्टार।